Can I start? Data system and risk. लेक्चर नंबर है 2। अच्छा, कल हम लोगों ने आखिरी जो टॉपिक किया था वो था सेमी स्ट्रक्चर वाला ना, उसमें की टर्म्स भी थी वो देख ली थी। आज देखना है यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अगर हम बात करें सेमी स्ट्रक्चर डेटा ई कॉमर्स और रिटेल के अंदर भी यूज होता है। ये जो कस्टमर का डेटा है वो XML फॉर्मेट या जेसन जावा सब्सक्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फाइल में भी हम सेव करते हैं। अब जाहिर बात है ये जो कंपनीज हैं इस सेक्टर के अंदर वो कोई ना कोई डेटाबेस लाजमी यूज कर रही होंगी, और उस जो डेटा का आउटपुट होगा वो या तो जेसन की फॉर्म में फाइल फॉर्मेट होगा या XML की फाइल होगी, दोनों में यूज होता है। उसके बाद हेल्थ केयर में भी, अब जैसे स्ट्रक्चर्ड में भी हमने देखा, अनस्ट्रक्चर्ड में भी देखा, इसी तरह सेमी स्ट्रक्चर में भी यूज होता है। जितना भी क्लिनिकल डेटा होता है आपके पास, किसी भी पेशेंट से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए भी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज होता है। फिर फाइनेंस में भी सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज होता है रिस्क एनालिसिस और कंप्लायंस के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, अब हमने पढ़ा था अनस्ट्रक्चर्ड में भी कमेंट्स हैं बट सेमी स्ट्रक्चर्ड के भी फॉर्म में। अगर आपका जो डेटाबेस है वो सपोर्ट करता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को और आउटपुट जो है वो जेसन की फॉर्म में या अदर फाइल फॉर्मेट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस कर देता है, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो ये सारे का सारा डेटा कौन सा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। फिर IoT, ये हमने स्ट्रक्चर्ड में भी पढ़ा, अनस्ट्रक्चर्ड में भी पढ़ा, यहाँ पे भी है। तो जो मैंने पहले बताया था कि IoT बेसिकली वो डिवाइसेस जिसमें सेंसर्स होते हैं, तो मशीन्स की जो मॉनिटरिंग होती है वो IoT डिवाइसेस के थ्रू होती है। जैसे मैंने कल बताया था गाड़ियों में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए EFI, तो वो इंजन लाइट जो होती है, चेक लाइट, वो ब्लिंक करने लग पड़ती है। तो यहाँ से भी मशीन्स जो मॉनिटर कर रहे होते हैं आपके मशीन प्रॉपरली सही तरह से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही, वो आपको डेटा मिल जाएगा। फिर वेब डेवलपमेंट में भी जाहिर बात है, अब ये जो जितनी भी ऐप्स आप बनाते हैं, वेब ऐप्स बेस है, वेब पेजेस है, बाकी सारा कुछ, इसका भी जो डेटा आता है वो आपके पास जेसन XML सारी सर्विसेज आप यूज कर रहे होंगे। उसके बाद AI, उसके बाद फाइल लॉग्स, डेटा इंटीग्रेशन इकट्ठा करना है, लॉग फाइल्स हैं, फॉर्मेट, हर चीज आप किसकी मदद से कर सकते हैं, सेमी स्ट्रक्चर के से कर सकते हैं। अब एक चीज, हमें स्मार्ट वर्क नहीं आता। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब ये है कि अब क्या ये 3 टाइप ऑफ डेटा है तो मुझे ये तीनों के तीनों ये याद करने पड़े? नहीं, आप इसमें से बेशक एक किसी को बेस बना लें, बेशक स्ट्रक्चर्ड को बेस बना लें, बेशक सेमी स्ट्रक्चर्ड के ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको बेस बना लें, या अनस्ट्रक्चर्ड को बेस बना लें, क्योंकि ये तीनों एप्लीकेशन सारे के सारे ही इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती हैं। तो कोई सी एक याद कर लें। अब हॉस्पिटल से रेलेवेंट है ही और कुछ नहीं, सिर्फ पेशेंट के रिकॉर्ड्स हैं या हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स के रिकॉर्ड होंगे, वो तीनों ने यूज करना। अब अगर फिक्स फॉर्मेट में है, एक्सेल से हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं उसके अंदर और टेबल्स बने हुए हैं, रोज कॉलम्स की फॉर्म में है आपका डेटाबेस, इसका मतलब है वो स्ट्रक्चर्ड है। अगर नहीं है तो फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेमी स्ट्रक्चर्ड की, तो फिक्स फॉर्मेट तो नहीं होगा, 100% प्री डिफाइंड नहीं होगा, बट अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं होगा। तो इसमें से किसी भी एक को आप सही तरह से बेस बना के पेपर के अंदर लिख सकते हैं, बेशक जिस मर्जी इंडस्ट्री का। बस डेफिनेशन आपको तीनों की अलग अलग याद होनी चाहिए। बाकी आप ये वो माय बेस्ट फ्रेंड या द को ऐसे आप जो मर्जी लिखें, तो रिप्लेस आपको फ्रेंड या कहो ही करनी है। तो यहाँ पे भी जैसे वो हमारा पीछे बैठा हुआ सेंटर वाला, तो काम है सेंटर का।
फिर डेटा की जो क्लासिफिकेशन होती है वो अकॉर्डिंग टू सोर्स भी होती है। सोर्स का मतलब कलेक्शन, दो मेन सोर्सेस से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा जो कि हमारे पास पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी बोलते हैं। जब कोई भी प्रॉब्लम नेचर में फर्स्ट टाइम अराइज होती है तो उसको जब हम स्टडी करते हैं, उससे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यानी कि करंटली कोई ट्रेंड चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है और उससे रेलेवेंट आप कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो कि प्रीवियसली एग्जिस्ट नहीं करता, उस डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेटा। अब डिफरेंट सोर्सेज से आता है, सर्वेज, इंटरव्यूज, आईओटी डिवाइसेस, सेल्स रिकॉर्ड, तो ये सारे के सारा आपके पास क्या है, प्राइमरी डेटा सोर्सेज है। उसके बाद सेकेंडरी डेटा, वो डेटा जिसको हम सेकंड हैंड डेटा भी बोलते हैं, मतलब ये हमारे पास पहले से किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसी ना किसी सोर्स से। उसमें बुक्स भी हो सकती हैं, न्यूज़पेपर भी हो सकते हैं, जर्नल्स भी हो सकते हैं, लाइब्रेरी हो सकती है, कोई भी सोर्स हो सकता है, इंटरनेट भी हो सकता है। उसके बाद ये जो डेटा प्रोड्यूस होता है ये दो सोर्सेज से होता है, या इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। एग्जांपल समझाता हूं। अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स है? दो। एक आपको दो ही पता, वो होता है आपके लिए, वैसे होती तीन है, एक फाइनेंशियल, एक कॉस्ट और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली एक एडवांस लेवल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके स्केड्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, आप कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन बाकी सारी चीज़ें आप करवा रहे होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग सब कुछ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप फर्दर एक स्टेप जब जाते हैं तो तीन चीज़ें करते हैं, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, तीन चीज़ें होती हैं। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो यूज होता है वो इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? इंटरनल होता है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसका यूज, तो इसका मतलब है कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सेल्स फिगर्स, बाकी जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं, ये आपका क्या होगा, इंटरनल। एक्सटर्नल आउटसाइड दी मार्केट, आप कंपनी बात करें जो मार्केट के अंदर फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल फैक्टर्स, ये जो डेटा है ये आपके पास कहाँ से आता है, एक्सटर्नल। जिस तरह कंपेटिटर्स से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन होती है ये आपको कहाँ से मिलती है, मार्केट से मिलती है। इंटरनल कंपनी जनरेट नहीं कर सकती, कंपेटिटर्स मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह जितने इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लाइक इन्फ्लेशन से रेलेवेंट डेटा, इंटरेस्ट रेट से रेलेवेंट डेटा, ये आपको कहाँ से मिलेगा, एक्सटर्नल सोर्स से मिलेगा, इंटरनल से नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन है, और ये मुझे ऐसा लगता है कई क्वेश्चन के साथ अटैच हो गया है ये जो चीज कि डेटा कलेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों। भाई डेटा कलेक्शन इन सब चीजों की बेस है, फाउंडेशन है। कल को आपने जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जो डेटा कलेक्शन के बाद आप प्रोसेस कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बेसिस क्या है, डेटा। तो इसका मतलब है जितना क्वालिटी डेटा होगा अल्टीमेटली उतनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन जनरेट होगी, और जितनी क्वालिटी इंफॉर्मेशन होगी उतनी आपकी स्ट्रेंथन डिसीजन मेकिंग होगी। इसके मतलब है डिसीजन के सक्सेसफुल होने के चांसेस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाय करते हैं, और इंफॉर्मेशन किसके ऊपर रिलाय करती है, डेटा। अब डेटा कितना रिलायबल सोर्स से इकट्ठा हुआ है, कितना एक्यूरेट है, ये सारी चीजें आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर रिफ्लेक्ट होंगी लाजमी। फिर कंपनीज के अंदर डिसीजन मेकिंग के साथ साथ जो कंपनी का स्ट्रेटेजिक आउटलुक होता है वो भी आगे से ज्यादा इनहैंस हो जाता है। मतलब कंपनीज को जो प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, कस्टमर डीलिंग किस तरह से करनी है, आप अपने कंपैटिटर से कंपैटिटिव एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी बेस करती हैं डेटा के ऊपर। अगर आपके पास डेटा ही गलत हो आपके कंपैटिटर के बारे में, तो आप उससे compete कर सकते हैं, सही तरह से मार्केट में नहीं कर सकते। वो कौन सी प्रोडक्ट
लॉन्च करने जा रहा है, कौन सी उसकी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, वो कंपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या यूज करती है, ये सारी चीजें किसके डिपेंड अपॉन होती हैं, डेटा के डिपेंड अपॉन होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अगर अचीव करना है, उसके लिए बैक एंड पे रिलायबल सोर्स ऑफ डेटा का होना और एक्यूरेट डेटा का होना बड़ा ही जरूरी है। तो 3 मेन चीजों की वजह से डेटा कलेक्शन आपकी नहायत इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 रेलेवेंस। अगर रेलेवेंस की बात करें, स्पेसिफिक गोल्स होते जर्नल ओवरऑल एम्स है बिजनेस के ना। अब हर बिजनेस का गोल क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, अब प्रॉफिट से रेलेवेंट हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स होते हैं, एक रेवेन्यू या सेल्स और दूसरा कॉस्ट। तो आप रेवेन्यू में से माइनस करते हैं कॉस्ट को, तो क्या आ जाता है? हाँ, अब आपके पास जो आप कॉस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं वो डेटा ही करेक्ट ना हो, तो कभी आप एक्चुअल प्रॉफिट को एस्टिमेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। या सेल्स से रेलेवेंट डेटा एक्यूरेट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या प्रॉफिट एक्यूरेट आएगा? नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो अल्टीमेटली वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट करने से बेहतर है आप डेटा के ऊपर सही तरह से काम करें। नंबर 2 एक्यूरेसी। अगर आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो एरर फ्री है, एक्यूरेट है, ट्रस्टवर्दी सोर्स से कलेक्ट किया, मतलब रिलायबल सोर्स से कलेक्ट किया है, तो अल्टीमेटली जो आप उसकी बेसिस पे कंक्लूजन ड्रा करेंगे या जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो भी एक्यूरेट होगी। उसके बाद टाइमलेस। अब यहां पे अगर हम बात करें, अगर जब मैं डिसीजन लेने लगा हूं और उस टाइम पे मेरे पास इंफॉर्मेशन या डेटा अवेलेबल नहीं है और मैंने डिसीजन ले लिया, अब मैंने तो रिस्क लिया, अब वो डिसीजन करेक्ट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, बट अल्टीमेटली जब टाइम था और मुझे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, उस टाइम पे अगर वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, बाद में जनरेट हुई, तो वो मेरे किसी काम की नहीं है, उसकी बेसिस के ऊपर मैं करंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो है बेनिफिट्स के डेटा कलेक्शन के। नंबर 1 इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यस, जब आपके पास डेटा एक्यूरेट हो तो आप डिसीजन मेकिंग को समझते हैं मेरी डिसीजन मेकिंग सिक्योर है, क्योंकि आप हवा में तीर नहीं चला रहे। इसका मतलब है कि जजमेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, आपके पास बैक एंड के ऊपर एविडेंस अवेलेबल है, तो जो एविडेंस की बेसिस के ऊपर डिसीजंस लिए जाते हैं उसके सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसका मतलब फैक्ट बेस्ड डिसीजंस है, असम्पशन बेस्ड डिसीजंस एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद इनहैंस्ड अंडरस्टैंडिंग। यस, देखिए हर कंपनी में जो भी एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट होती है उसका कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होता है। अब ये जो उसका पर्सपेक्टिव है ये रिफ्लेक्ट होता है उसकी पॉलिसीज, उसकी स्ट्रेटजीज से। तो इसका मतलब ये है कि जो डेटा का ट्रेंड होगा उसकी बेसिस पे जो आपने उसको प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन जनरेट की होगी, तो प्रीवियस डेटा की बेसिस के ऊपर क्या आपको ट्रेंड एनालाइज करने में हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती? कि हमारी प्रोडक्ट की सेल्स डिक्रीज क्यों हो रही हैं, किसी सिटी के अंदर सेल्स डिक्रीज क्यों हो रही हैं, कंपेटिटर की सेल इंक्रीज क्यों हो रही है। तो इसकी बेसिस के ऊपर जो हिडन ट्रेंड्स होते हैं आप उनको एक्सप्लोर करने के बाद एक्यूरेट डिसीजंस ले सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और इम्प्रूवमेंट। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके बैक एंड पे जो प्रोसेस होता है यहाँ पे लिख देता अगर रिसर्च तो वो ज्यादा बेटर होता। अब रिसर्च की मतलब क्या होता है? रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कंपनी सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रही होती, और परफॉर्मेंस का हमें कहाँ से पता चलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है ना। अब डिफरेंट टाइप्स की स्टेटमेंट्स की डिफरेंट ऑपरेशनल हैसियत है, तो इसका मतलब ये है कि हम ट्रैक कर सकते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को, और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप रिकॉर्ड्स शो कर रहे हैं वो आपका क्या है? इंफॉर्मेशन ही है ना। और बैक एंड पे वो जो आपने फार्मूलाज उसकी जो कैलकुलेशन की थी वो क्या था? आपका डेटा। तो इसका मतलब है अगर वो एक्यूरेट होंगी
तो आपको आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अकाउंटेंट का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन है, बट जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसका रोल अकाउंटेंट से कहीं ज़्यादा है। अब फाइनेंस मैनेजर का मेन रोल ये है इन स्टेटमेंट्स को, इन डेटा, इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ये देखना कि भाई कहीं से हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों रिव्यू करता है? सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए, ताकि अगर हम कहीं से कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं तो हम उसका बेनिफिट लें। उसके बाद नेक्स्ट इनोवेशन आती है। ये जो हिडन डेटा होता है ना, जब आप इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आपको उस डेटा की बेसिस के ऊपर, जब डीप इनसाइट्स में आप जाते हैं, डेटा को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं, तो आपको कई हिडन अपॉर्चुनिटीज भी आइडेंटिफाई होती है। जाहिर बात है, कोई कंपैटिटर के रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, उनके कस्टमर से रेलेवेंट डेटा है आपके पास, आपने भी अपने मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने के बाद मार्केट के ट्रेंड्स को एनालाइज किया, तो आपको पता चल जाता है कि कस्टमर के चॉइस के पैटर्न्स क्या हैं। तो कंपनी उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में बिल्कुल वैसी ही प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है जो कि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है। तो इसका मतलब ये है कि इनोवेशन भी आती है, आप कस्टमर के अकॉर्डिंगली टेलर्ड प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। टेलर्ड का मतलब क्या है? कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली। उसके बाद परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाता है। जारी बात है, बिजनेस की परफॉर्मेंस को असेस करना है तो कंटिन्यूअसली आपको डेटा मॉनिटर करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का, और ये आपके पास यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को तो फाइनेंशियल डेटा से मेजर किया जाता है ना। ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी होती है, बेसिकली कि आपके ऑपरेशंस कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपने कितने डिसीजंस लिए, उनमें से सक्सेसफुल कितने हुए, फेल कितने हुए, प्रोडक्ट्स कितनी लॉन्च की, सक्सेसफुल कितनी हुई, फेल कितनी हुई, तो ये आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं इसकी बेसिस पे। फिर वैलिडेशन एंड रिसर्च। यस, किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्या चीज प्रोवाइड करती है? रिसर्च। हम भी जब पहले दिन पीआरसी में इंटरव्यू करते हैं तो पूछते हैं भाई सीए में क्यों, तो कई आगे से कहते हैं मैंने रिसर्च की। तो अब वो पूछो रिसर्च किया की, तो आगे से जो जवाब मिलते हैं तो बंदा कहता है यार बस चल ठीक है, बड़े रिसर्चर है ये। तो जब तक चैप्टर नंबर 14 पे पहुंचते हैं तो पटाखा बज जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग आती है। तो जो एजम्पशंस बनाई होती हैं, मैं सीए कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो वहां पे आके पता लगता है हाइपोथेसिस ही रिजेक्ट हो गया। तो बेसिकली ये जो रिसर्च है या साइंस होती है ना, साइंस बेसिकली महज एक आपकी एजम्पशन, अब वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। खुशफहमी है ना जो इंसान पालता है। तो कंपनीज के केस में भी, कंपनी कौन सी कंपनी है जो कहती है मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज ना करूं, बट ये उस टाइम तक उसकी एक सिर्फ थिंकिंग होती है, बट इसको प्रैक्टिकली वो डिफरेंट टाइप के टैक्टिक्स यूज करके, स्ट्रेटजीज यूज करके सेल्स को मैक्सिमाइज करते हैं। सिंपल सी बात। तो अल्टीमेटली डेटा की वैलिडिटी और एक्यूरेसी कहाँ से टेस्ट होती है? सिंपल, जब आप हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करते हैं और एट द एंड उसको टेस्ट किया जाता है कि जो मैंने एजम्पशन बनाई थी, एजम्पशन कहाँ से बनाएंगे? प्रीवियस ट्रेंड्स की बेसिस पे बनाएंगे ना। तो इसका मतलब है वो डेटा इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप बना रहे होंगे, और बाद में पता चलेगा वो ट्रेंड ठीक निकला या गलत निकला। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच है, समझना। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है पुअर डेटा कलेक्शन के? अगर मैं सही सोर्स से, एक्यूरेट सोर्स से डेटा को कलेक्ट ना करूं तो क्या होगा? डिसीजन गलत होंगे। आप जो भी चीज एनालाइज करेंगे, आपके एनालिसिस क्या होंगे? इनएक्यूरेट हो। बात का तो आपको लगता है सेल्स इंक्रीज हो रही बट डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप
जितनी अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेशक आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, फिस्कल पॉलिसी पढ़ी, बाकी सारी चीजें जो भी पढ़ी हैं, उसमें आप लिमिटेशन पढ़ते थे। पहली लिमिटेशन क्या आती थी? टाइम लैग। अब टाइम लैग का मतलब क्या था? एक पॉलिसी बनाने से लेके उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके आउटकम आने में बहुत ज्यादा टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है। अब जारी बात है, जब आपने वो स्ट्रेटेजी फार्मुलेट की थी, इम्प्लीमेंट की थी, उस टाइम पे मार्केट ट्रेंड्स कुछ और थे। बाद में उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद मार्केट ट्रेंड्स चेंज हो गए। इंटरेस्ट रेट क्या सेम रहता है? नो। क्या करेंसी की वैल्यू सेम रहती है? नो। तो अल्टीमेटली इसके बैक एंड पे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सिर्फ ये नहीं है, बट एनालिसिस इसलिए चेंज होता है कि आपका डेटा कंसिस्टेंट नहीं होता। कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक डेटा आज से 3 महीने पहले कंडक्ट किया, उसके बाद दूसरा डेटा कलेक्ट आपने 3 महीने बाद फिर किया, फिर 1 महीने का गैप लिया। नो, यहाँ कंसिस्टेंट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट ट्रेंड्स, और मार्केट ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो जो डेटा में आप कंसिस्टेंसी ढूंढ रहे होते हैं वो आपको मिलती नहीं। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, डेटा भी कलेक्ट किया, एक्यूरेट ना हो, रिलायबल सोर्स है ना हो, टाइम वेस्ट होगा एनालाइज करने पे, एफर्ट भी, पैसा भी कंपनी है। और आपको क्या लगता है, ये जो डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी कलेक्ट करती है, इसके लिए करोड़ों रुपया पे करती है। करोड़ों, आप सोच भी नहीं सकते। एक प्रोडक्ट की सिर्फ पैकेजिंग के ऊपर कंपनी करोड़ों रुपया लगा देती है, पैकेजिंग चेंज करने पे, डिजाइन पे, टेस्ट पे। ऐसे नहीं होता कि उठाया मुंह और पैकेजिंग चेंज कर दी, नहीं होता। फिर रेपुटेशन भी डैमेज होगी। जाहिर बात है, जब डिसीजन गलत होगा और डैमेज काज होगा तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को भी कंप्रोमाइज कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को भी डैमेज किया। आपने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जिसके ऊपर आपने कोई भी पीछे मार्केट रिसर्च कंडक्ट नहीं की थी या इनएक्यूरेट डेटा कलेक्ट किया था। ड्यू आज पेप्सी का कितना प्रॉफिटेबल ब्रांड है, बट 90s में लॉन्च हुआ था पाकिस्तान, फेल हो गया था, उठा ली थी। फिर कितने सालों की, कम से कम 10 से 15 साल के दरमियान मार्केट रिसर्च कंडक्ट करने के बाद लॉन्च किया ड्यू। और अगर आपको याद है तो ड्यू के 3-4 फ्लेवर्स लॉन्च किए थे। उसमें से कहते थे, ऐड जो चलता था कौन सा फ्लेवर रहेगा, तो फिर जो कस्टमर को टेस्ट पसंद आया वो उन्होंने कैरी कर लिया। लॉन्च उन्होंने 3-4 फ्लेवर्स किए थे, रहा उनमें से एक। मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, यस, अपॉर्चुनिटी हर टाइम मार्केट में एग्जिस्ट करती है। अपॉर्चुनिटी किस बेस पे एग्जिस्ट करती है? कंपेटिटर की वीकनेस की बेसिस के ऊपर, इमर्जिंग ट्रेंड्स के ऊपर। एक कंपेटिटर का कोई भी एरिया वीक है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के अंदर। एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल, अब आपको समझाता हूं, ये जितनी शैम्पूज के अंदर आपको वेरिएशन नजर आती है, आज से कुछ अर्सा पहले आप चले जाएं 5-7 साल बैक नहीं मिलती थी। हेड एंड शोल्डर्स का सिर्फ एक ही वेरिएंट आता होता था, ब्लू कलर का उसका कैप होता था, व्हाइट कलर की बॉटल होती थी, और डैंड्रफ बेस्ड शैम्पू है। आज भी उसके जितने भी वेरिएंट्स अवेलेबल है, उसके साथ आगे लिखा होता है एंड डैंड्रफ। अब ड्राई हेयर हो, साथ उन्होंने डैंड्रफ लाजमी लिखा है। बट हेड एंड शोल्डर अब प्रॉक्टर गैमल का, फ्रांस का। मुझे एक चीज बताएं, कंपनी को क्या जरूरत पड़ी इतने सारे वेरिएंट्स लॉन्च करने की? अपॉर्चुनिटी कि एक बंदे को मे भी हो सकता है हेयर ड्राइनेस भी हो और साथ साथ डैंड्रफ भी हो। आप सनसिल्क में कोई भी ऐसा वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा, पैंटीन में आपको कोई भी ऐसा वेरिएंट नहीं मिलेगा। यहाँ तक के बाकी भी अब क्लियर डैंड्रफ के अकॉर्डिंगली है यूनिलीवर का, हेड एंड शोल्डर किसका? प्रॉक्टर गैमल का। तो उन्होंने कहा भाई हमें मार्केट कैप्चर करनी चाहिए, अब हम एक ही वेरिएंट के साथ मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते। तो ये सारी बात है, कहीं पे कोई वीकनेस होगी, आपका वो स्ट्रेंथ पॉइंट होगा, आप
उस कंपेटिटर की वीकनेस से अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जाहिर बात है, अगर डेटा सही नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो वो अपॉर्चुनिटीज आप मिस करेंगे। उसके बाद है एथिकल कंसिडरेशन इन डेटा कलेक्शन। एथिक्स का कॉन्सेप्ट तो हमने आईटीबी में भी पढ़ा था ना। एथिक्स क्या है? आप अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को यूज करके व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो हमारे यहाँ तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इनकी सारा दिन धज्जियां उड़ती हैं। प्राइवेसी हो, ट्रस्ट है, ट्रस्ट के पीछे लिखा होता है ना, वो उम्मीद ही क्या जो पूरी हो। फेयरनेस, बाकी प्रिंसिपल्स के क्या चीज है, अल्टीमेटली ये सब की धज्जियां हैं। हमसे पूछ के कॉल्स टैप की जाती, गूगल क्या हमसे पूछ के, हम तो बड़ी मर्जी से लोकेशन भी दे देते हैं, उसको कॉन्टैक्ट्स की भी एक्सेस दे देते हैं, बाकी भी सारा कुछ दे देते हैं। तो वो जो कंपनीज को डेटा बेचता है, क्या हमारे कंसेंट से बेचता है? नो। ये जो अभी कुछ अर्सा पहले तक, 1 साल पहले तक वीडियो डेली रिलीज हो जाती थी, कभी खान साहब पैसे ले रहे होते थे, कभी टिकटें बेच रहे होते थे, कभी मरियम के पापा, कभी दूसरे भारी जगह है। तो ये क्या उनसे पूछ के उनकी वीडियोस रिलीज होती थी? ये ब्लैकमेलिंग पर्पसेस के लिए होती है। उन वीडियोस को देखने के बाद भी लोग जो डिनाई करते हैं ना, उनकी सोच पे और हालत पे शर्म आती है, बाकी कुछ नहीं होता। बात तो फिर हुई होगी ना, मरियम के पापा तो चोर है, बिल्लो के भी पापा चोर है, नॉन पीटीए के भी पापा चोर है। तो भाई अल्टीमेटली डिस्क्रिमिनेशन ना हो। लॉस तो बने हुए, पाकिस्तान में लॉ बनता ही क्यों? टूटने के लिए। उसकी वायलेशन पहले सोची जाती है। हमारे यहाँ लॉ जब सेनेट में अप्रूवल के लिए आता है ना, तो वो इसलिए उसके ऊपर बहस नहीं कर रहे होते कि इसको हम कितना स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करेंगे। वो ये देख रहे होते हैं इसके अगेंस्ट अपोजिंग फोर्सेस कितनी होंगी। आपने देखा कभी भी सेनेट का इजलास या ये जो नेशनल असेंबली में तकरीरें हो रही होती हैं, जो पार्टी बिल लाती है या लॉ लाती है, वो उसकी वर्किंग जो बैठे हुए होते हैं अपोजिशन वाले, उनसे भी थकी हुई होती है। तो अपोजिशन वाले वो जो दिमाग लड़ा के लाते हैं, तो कल को वही उसी तरह की वायलेशन भी करते हैं। तो है डेटा है, बहुत सारे एक्ट हैं, बाकी सारा कुछ है जी। अब अगर हम बात करें, पाकिस्तान में नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी, बट ये जितने आपको साइबर थ्रेट्स हैं, हैकर्स नहीं है। वायरस किन्होंने बनाया? पाकिस्तानी भाई थे, दुनिया को वक्ते में डाल दी, रहती दुनिया था। तो सारा दिन होता है, सारा कुछ होता है। फिर पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स नहीं हो रहे, सारा दिन होता है। आपने, मैंने आज तक मीडिया पे कभी सुना है कोई साइबर केस अदालत में सुनने को आया हो? पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियंस के केस ही ट्रेंडिंग होते हैं, बाकी तो हमें पता ही। लेबर लॉ भी है, बट पाकिस्तान में कभी किसी ने, एम्प्लॉई ने, बेचारे ने लेबर कोर्ट में जाके अपने कंपनी के खिलाफ, ओनर के खिलाफ कभी कोई फाइल केस किया? नो। तो जीडीपीआर भी है, सीसीपीए भी है, ये ग्लोबली बॉडीज हैं तो डेटा की। यहाँ पे वो ये कह रहा है, इन्होंने भी फ्रेमवर्क्स बनाए हुए हैं साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट, डिजिटल ट्रस्ट से रेलेवेंट। कहता है कि ये एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है डेटा कलेक्शन के अंदर। नंबर 1 प्राइवेसी। कहता है जब भी आप कहीं से भी डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसकी प्राइवेसी का आप सही ध्यान रखें। हमारे यहाँ तो ये ट्रेंड अभी एग्जिस्ट नहीं करता ना, बट
उन कंट्रीज में, यूरोप में, जहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, यूके को यूरोपियन यूनियन से निकलना पड़ गया रेसिज्म कंट्रोल ना करने की वजह से। वहाँ पे तो वो कंपनीज को इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी भी एम्प्लॉय का डेटा खोल के नहीं देख सकते। यहाँ तक कि HR वालों की भी एक्सेस बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, सिर्फ 2-3 चीजें वो देख सकते हैं, उसके अलावा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि आपके उस इंफॉर्मेशन को मिस यूज ना किया जा सके या पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज ना किया जा सके। जी बाहर में अच्छा, उसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। भाई डेटा कलेक्ट करें, ट्रांसपेरेंट सोर्स से करें ना। खुफिया जानकारी कौन सी आपने इकट्ठी करनी है, तो डेटा कलेक्शन जो भी कर ली हो ट्रांसपेरेंट सोर्सेज से होनी चाहिए ताकि आपको भी पता हो कि किस टाइप का डेटा कलेक्ट हो रहा है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि आपकी मर्जी के खिलाफ है। सिक्योरिटी, डेटा को कलेक्ट करने के बाद सही तरह से इनक्रिप्ट करें, प्रिवेंट करें, फिर देखें किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी ब्रीच तो नहीं हो रहा। वो तब होगा, जारी बात है, जब कोई उसको मिसयूज करने की कोशिश करेगा, अदरवाइज तो नहीं। उसके बाद फेयरनेस। अब जारी बात है, अगर सजाद से रेलिवेंट डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं कि इसने कितनी पार्टीज की हैं, तो जारी बात है अब उतना तो जवाब फवाद भी इसमें मिला हुआ है ना उसके साथ। हाँ, तो वो है भाई, फेयर होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सबको खंगाले। तो जितना डेटा सबका इकट्ठा कर रहे हैं भाई, दूसरे का भी उतना ही करना ना। ये थोड़ी है कि एक कोई पसंद है एक ना पसंद है, तो दोनों के बारे में डेटा होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, अच्छा याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी 2 चीजों के अगेंस्ट होती है। नंबर 1 अथॉरिटी एंड नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस बंदे के पास अथॉरिटी थी उसकी अकाउंटेबिलिटी किस चीज की है? क्या आंसरेबल है कि उसने अपनी अथॉरिटी को मिस यूज तो नहीं किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपको कोई ऑब्लिगेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं ना, कि आपको आपके मैनेजर ने कोई काम करने के लिए कहा, तो वो कल को आपसे पूछ भी सकता है ना कि वो काम किया या नहीं, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी अकाउंटेबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिसीज बनी हुई हैं, एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, अब डेटा को कलेक्ट करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा को स्टोर करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा को यूज करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका मतलब है वो अकाउंटेबल है, क्योंकि अगर कल को कहीं पे भी वो डेटा लीक हुआ, मिसयूज हुआ, अनऑथराइज्ड एक्सेस हुई, तो जवाबदेह कौन होगा? डेटा मैनेजर होगा। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यस। अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर आप किसी भी एम्प्लॉय से रेलेवेंट कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, उसके कंसेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। यहां तक कि जो एम्प्लॉयज को आपने प्रमोशन के लिए भी लेके आना होता है ना, और HR पोर्टल पे जब HR वाले उसके डेटा को एक्सेस करते हैं, उसके कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते। कंसेंट होना जरूरी है। अगला एग्री होगा तो ही आप उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। आप ग्लोबल और पाकिस्तान दोनों में स्पेसिफिक लॉ रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते हैं। एक ग्लोबली GDPR है, GDPR जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, और CCPA क्या है? कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है। ये जो कैलिफोर्निया में या अमेरिका की एक स्टेट है सिर्फ, ये उन्होंने अप्रूवल करवाया था, हमारे यहाँ नहीं है। अगर होता तो ये जो आपको ब्रांड की सेल के मैसेज आते हैं, ये ना आते होते। ये जो आपकी टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, ये आपका डेटा बेचती हैं, आपका नंबर उनके पास कैसे चला गया? वो हमने एक नवा मोबाइल लिया था, सोए हुए थे, सुबह मैसेज आया सना सफीना। अब मैं पहले तो आधा नींद में था, आधा उसमें था, मैंने कहा ये मैंने कब नाम सेव किया? तो बंदा खुशी से वैसे भी पागल तो होता ही है,
तो भाई आजकल तो ब्रांड के नाम भी कुछ ऐसे, अब वो मरियम मारिया है, मारिया भी, तो बंदा परेशान हो जाता है। एक बार देख के खुशी भी होती है, बहरहाल उसके बाद फिर दिल भी टूट जाता है साथ। तो है वो कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट तो होना चाहिए ना भाई, ये डेटा कैसे चला गया? हमें तो आते भी तेरे जैसे लोगों के मैसेज हैं। और ऐसा वो है, जब कार्रवाई डाल देता है तो वारदात की वीडियो रिलीज करता है, दिल पे आग, पत्थर और खंजर, तीर चलाने है। पाकिस्तान में भी है जी डिफरेंट इन लॉज की फाउंडेशनल फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किए हुए। PEC है जी, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स, नहीं होने चाहिए साइबर ऑफेंसेस, सारा दिन होते हैं। PDI के लोंडे लिफाड़े क्या करते हैं सारा दिन, यही करते हैं। कभी किसी ने पूछा? अब तो पाकिस्तानी डरता है, सच्ची बात कहने से पहले अपना फेसबुक अकाउंट बंद करता है, फिर बात करता है। इन सब ने अब जब भी सच बोलना होता है ना, आके बोलते हैं इनमें से किसी के भी बारे में, तो सबसे पहले वो अपना फेसबुक, ट्विटर, ये सारे अकाउंट बंद करते हैं। तो उनको पता है पाकिस्तान मदर सिस्टर्स तो इनके लिए मजाक बन गई है ना आजकल, PDI ये लोग। उसके बाद नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, भाई मैं सुन सकता हूँ सारों, क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं और मैं नहायत किस्म का बच्चा हूँ, और मैंने जिंदगी में कभी भी किसी को वोट नहीं दिया, तो मैं सबको रिडार में ले सकता हूँ। एथिकली आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे गलत कौन है, एथिकली सबको पता है, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, बट हम मानना नहीं चाहते। हमें पता है हर कोई इनमें से चोर है, बट वो बेटर ऑप्शन के चक्कर में ना हमसे हो गया कि हम अब मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते, तो इस क्राइम्स भी एक्सेप्ट नहीं करते। फिर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा प्रोटेक्शन, तो हैकिंग तो सारा दिन होती। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस भी है, ये जो इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज होते हैं, तो क्या आपके ऊपर इसका डिजिटल ट्रस्ट है? अगर होता तो आपके ख्याल में क्या ये पनामा लीक्स होती? डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के खिलाफ था ना, ट्रांजैक्शन एक्ट के भी खिलाफ था। कैसे एक कंट्री ने अपने बैंकिंग सिस्टम से वो जो ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड था वो निकलवा के दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ये तो गलत था। किसी ने पूछा, चोर है हर कोई उनमें, बट किसी ने उस कंट्री से ये क्वेश्चन किया कि भाईजान ये जो आपने ट्रांजैक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, पहले तो उनको पकड़ना चाहिए ना। अब कोई पॉलिटिशियन अगर स्विट्जरलैंड में अकाउंट खोलता है तो भाई वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से पहले क्यों नहीं कांटेक्ट करते, इन इदारों से पहले क्यों नहीं कांटेक्ट करते? उस टाइम तो उनको होता है पैसा आए हमारे मुल्क के अंदर। ये जितने बड़े कंट्रीज हैं, अगर ये अपना सारा डेटा ये डिस्क्लोज करें तो आपको पता लगे वो भाई ये क्या हो। क्या एक आम पाकिस्तानी सारा दिन हुंडी के जरिए बाहर से पैसे नहीं भेजता पाकिस्तान? तो पॉलिटिशियन बेचारा केड़ा, फिर हम उसे कहेंगे यार उसने कुछ किया? सारे भेजते। जी जनाब, पूछे कोई क्वेश्चन, कोई चीज अगर क्लियर नहीं है तो पूछें। कल हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर पे जाने से पहले इधर सुन लो तरतीब क्या होगी, सुन ले। कल हम अगले चैप्टर से जाने से पहले इसकी क्वेश्चन बेस प्रैक्टिस करेंगे कि आइडली किस किस तरह के क्वेश्चंस
इस चैप्टर से आ सकते हैं, या जिस बॉडी के अंदर भी ये सब्जेक्ट है उस बॉडी में इसके पेपर में से इसके रेलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये तकरीबन एग्जामिनर अप्रोचेस सब बॉडीज की एक ही। तो फिर आपका क्वेश्चन बैंक भी डेवलप हुआ है ना। तो कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के एमसीक्यूज और जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर से रेलेवेंट और बाकी जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, तो कल हम प्रेस्टिक खेलेंगे। तो प्रेस्टिक करने के बाद बता दें चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट आपने कब देना। अच्छी बात है, मंडे को देना, डन, मंडे को देंगे टेस्ट, ठीक है। तो फिर हम याद चल टेस्ट होगा भी। थानेदार यही बताने लगा था, भावे एक क्लास पूरी क्यों ना लगे, मैं क्लास में टेस्ट सामने आपके चेक करके दूंगा, उसी टाइम गलती बताऊं, अपने हाथों से खुद चेक करो, ठीक है ना, ताकि पता लगे। एक इसमें इस सब्जेक्ट में टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली दफा है ना और न्यू सब्जेक्ट है। आपको तो नहीं पता मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या वो अप टू मार्क है, मार्किंग किस बेस के ऊपर होगी, वो सारी बात है, ये टेस्ट करा। बट इस सब्जेक्ट में कम से कम इतनी बात का, बाकी मुझे मैं किसी की ना तो गारंटी लेता हूँ ना मैं बाकी कहता हूँ,